मुलायम सिंह यादव के एक मुख्यमंत्री के तौर पर आप किस तरीके से देखते हैं? कुछ कमियों को छोड़ के माने सफल मुख्यमंत्री रहे। मुलायम सिंह के कंपेयर जो है वो आप अखिलेश यादव को कैसे मानते हैं? देखिए, अखिलेश जी को सत्ता विरासत में मिली, सब स्वीकार आपको भी करना पड़ेगा। आप पर भी कभी क्या दबाव डाला अखिलेश यादव ने? सरकार का जितना दुरुपयोग हो सकता था, प्रशासन का जितना दुरुपयोग हो सकता था, भरपूर जयवीर सिंह के खिलाफ करने का प्रयास किया। उन्होंने आजम खान साहब ने कहा, अरे गरीब भाई, बड़ा आदमी भी चोर या छिनैती कर सकता है। पुलिस ने जो किया बिल्कुल ठीक किया। आज वही मैं समझता ईश्वर की कृपा है। हम क्यों रोते हैं? बहन जी का थोड़ा सा आर्थिक विचार बदल जाए तो सब अच्छा है। नमस्कार, भारत समाचार के पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप खेर और आज की हमारी खास चर्चा में वो मेहमान मौजूद हैं जो आज के समय तो एक शख्सियत हैं, एक कैबिनेट मिनिस्टर हैं, लेकिन बहुत ही साधारण परिवार में इन्होंने जन्म लिया। फिरोजाबाद में इन्होंने अपना जन्म जो है इनका हुआ था और उसी के साथ साथ इनके जो पिता हैं एक बहुत ही साधारण से शिक्षक थे, माता गृहिणी रही हैं। परिवार जो है वो किसानी के चलते जो है कहीं ना कहीं से जाना जाता था। फिरोजाबाद में कांग्रेस कमेटी मंडल में ये अध्यक्ष रहे, प्रधान रहे, बड़ी बड़ी जिम्मेदारी इन्होंने संभाली और आज ये उत्तर प्रदेश सरकार में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ठाकुर जयवीर सिंह की, जो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है भारत समाचार में। धन्यवाद संदीप जी, आपका भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। सर, जिस तरीके से मैंने बात करी, हालांकि आज आप कैबिनेट मिनिस्टर हैं, प्रोटोकॉल है, गाड़ियां हैं, तमाम गार्ड्स हैं आपके पास, लेकिन एक बहुत सर साधारण परिवार में सर आपने जन्म लिया था। तो ये सर कैसे राजनीति में आना सर आपका कैसे हुआ? क्या उस समय के हालात ऐसे थे या आपको लगता था कि राजनीति में जाने के बाद कुछ हालात बदलेंगे? थोड़ा सा सर अगर आप हमारे दर्शकों को। नहीं, उस समय हालातों का तो कोई मतलब ही नहीं था, लेकिन परिवार में पिताजी शिक्षक थे, लेकिन पॉलिटिकली भी कहीं न कहीं वो उस समय के कांग्रेसी रहे थे और राजनीतिक सामाजिक रूप से बहुत एक्टिव रहते थे जी। कांग्रेस के जमाने में वहाँ बलराम सिंह जी, चौधरी महाराज सिंह जी, तमाम शख्सियतें जो राजनीति में आगे रहीं। लेकिन चूंकि वो संस्कारों में आया, लोगों के बीच में आया, धीरे धीरे करके यहाँ तक गया कि शुरुआती दौर में मेरी एज भी पूरी नहीं थी, तब तक एक बहुत बड़ा गांव है मेरा कलहरा, उसका मुझे प्रधान भी लोगों ने चुन के आगे कर दिया। चूंकि मेरा जो शुरुआती दौर जो देखा छात्र जीवन से ही, उससे प्रभावित होकर मैं बलराम सिंह यादव जी और अन्य नेताओं ने उसमें मुझे सीधे कांग्रेस से जोड़ के संगठन के दृष्टि से एक बड़ी जिम्मेदारी भी दी। और उसके बाद बहुत शुरुआत हुई तो गांव का प्रधान से लेके ब्लॉक प्रमुख, जिला कोऑपरेटिव बैंक, असेंबली, अन्य सभी पदों पर चुनाव और ये सब। और 93 में मुझे पहला चुनाव कांग्रेस से लड़ने के लिए, उस समय कांग्रेस का टिकट का मतलब हुआ करता था, बहुत बड़ा उपलब्धि। अच्छा, क्योंकि दूसरे दल थे ही नहीं। जी जी जी। तो आप मानिए कि सिटिंग मिनिस्टर जब एन डी तिवारी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहा करते थे, तो 91 में उस समय सिटिंग मिनिस्टर उनके साथ रघुवीर सिंह यादव हुआ करते थे जी। कैबिनेट के मिनिस्टर होते थे मैनपुरी के। उनका टिकट काट के मेरा टिकट प्रदेश का, यूपी का यूथ कांग्रेस का मैं उपाध्यक्ष था, यूथ कोटे में मुझे सिटिंग मिनिस्टर का टिकट काट के मिला था जी। तो ये बड़ी चीजें उस समय लोगों को एहसास किया होगा, जो किया हो सकित का, लेकिन काफी हम लोगों को राजनीतिक रूप से वहाँ बल मिला, लोगों का समर्थन मिला, लोगों का आशीर्वाद मिला। और ये मान के चलिए, सत्ता कभी किसी की रही हो, लेकिन उस क्षेत्र में, जिलों में लोगों के दिल पर मैंने राज किया। और वहाँ किसी भी प्रशासनिक अधिकारी की उन जिलों में ये मतलब हम लोग भी जस्टिफाइड और सही बात को लेके दबाव बनाते थे, बात रखते थे, तो कभी डिनाई करने की हैसियत किसी की रही नहीं, किसी की सत्ता रही हो। लेकिन जनता का समर्थन, और जिन अधिकारियों ने गलत करने का काम किया तो उनको बात करने के लिए जन आंदोलन के मार्फत और जनता के बल पर हम लोगों ने बाध्य कर दिया और वो निर्णय तमाम उनका झुकना पड़ा, हम लोगों के पक्ष में आए। तो उससे जनता का विश्वास और आस्था जुड़ी, उसी का परिणाम मैं मानता हूँ कि जन आस्था का ही परिणाम है कि हम लोग आज यहाँ बैठे हैं। और लगातार तब से लेके लगातार सक्रियता, खास रूप से 89 में हमारा जिला फिरोजाबाद अलग हुआ था जी। अगर जन्म की बात करें तो मैनपुरी में ही था जी जी जी। तो जन्म उससे पहले का है। देखिए 89 में जब कांग्रेस की सरकार थी, उस समय आगरा की 2 तहसीलें जनपद की और फिरोजाबाद की लिए मैनपुरी की 2 तहसीलें मिला करके नए फिरोजाबाद जनपद का सृजन हुआ था, 4 तहसीलों का। तो इस लिहाज से 89 से फिरोजाबाद के
निवासी है, जिसमें सिरसागंज एक टाउन है और नगर पालिका है, थाना है। अब हम लोगों के प्रयास से वो तहसील भी बनी हुई है। अच्छी तहसील है, आलू के लिए मशहूर है। बॉम्बे तक सिरसागंज के आलू का क्वालिटी अलग होती है, रेट अलग होता है, जिसमें दर्जनों कोल्ड स्टोरेज है। छोटे से कस्बे में व्यापारिक रूप से और औद्योगिक क्या लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कृषि के क्षेत्र में औद्योगिक कोल्ड स्टोरेज एक अच्छा स्थान है जो पूरे देश में आलू के लिए जाना जाता है। लगातार सर चर्चा चल रही है राजनीति में आने का सर, अगर उद्देश्य, क्योंकि ये तो कहा जाता है कि जो मंत्री बन जाते हैं उनका, जैसा चर्चा में सर होता है कि उनका घर भर जाता है, 7 पुश्तों का अपनी जो है वो व्यवस्था कर लेते हैं। लेकिन सर आप जब राजनीति में आए तो आपने कोई उद्देश्य लिया होगा कि मुझे गरीबों का भला करना है, क्योंकि आप एक सामान्य परिवार से रहें, तो आपको लगता है कि सर आप अपने पद के साथ जो है वो न्याय कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि कभी आप जाइए मेरे क्षेत्र में जी, मेरी रुचि, मेरा प्रयास सदैव डेवलपमेंट के लिए, और उसका परिणाम है कि लोगों को बार बार ये कहते हुए नजर आएंगे विकास पुरुष। विरोधी भी स्वीकार करते हैं कि डेवलपमेंट के लिए कोई कोर कसर नहीं, रात दिन मेहनत करता हूँ उसी के लिए। चाहे गांव के उत्थान की बात हो, सड़कों का हो, हॉस्पिटल का हो, अन्य अन्य जितने भी डेवलपमेंट की योजना सरकार, चाहे प्रदेश सरकार की हो, भारत सरकार की हो, मैक्सिमम योजनाओं को ले जाने का हम लोग प्रयास करते हैं। बल्कि क्षेत्र में आप जाएंगे तो लोग कहते हैं कि अगर योजनाओं को गिनाया जाए और जयवीर सिंह का नाम माइनस कर दिया तो विकास शून्य, तमाम रहे अन्य अन्य जनप्रति रहे, लेकिन ये मेरी योजनाओं का धरातल पर उतारने का माइनस करते हैं तो लोगों का कहना है फिर शून्य बचता है। तो इस तरह हम लोगों का नंबर 1 विकास, और नंबर 2 वास्तविक दबा कुचला, शोषित, पीड़ित किसी समाज का हो, किसी वर्ग का हो, जाति नहीं देखते हैं। कोई जाति विपक्ष कहता है कि भाजपा जाति देखकर विकास करती है, कोई जाति देखा नहीं, कभी नहीं। कौन घर पर आ रहा है, जो गरीब है जी उसके लिए मदद करना, जो अन्याय का शिकार हो रहा है उसको न्याय मिल सके प्रयास करना, और आम आदमी को सम्मान मिले, जात धर्म वर्ग भेद के नाम पे कोई असमानता उसे महसूस ना हो, ये मेरा प्रयास रहता है। और लगातार इसी वजह से आपको एक उदाहरण अच्छा सा लगेगा कि सिरसागंज विधानसभा क्षेत्र जो यादव बाहुल है, मैं समझता हूँ जसवंत नगर, सिरसागंज और करेल हाईएस्ट वाली विधानसभा है, जिनमें एक यादव बिरादरी सबसे ज्यादा है। लेकिन जब मैं 17 वाला चुनाव में हारा, उस समय जो हरिओम यादव जी चुनाव जीते, जो सैफी वालों के सगे रिश्तेदार थे, 2022 का चुनाव पुनः आया, परिस्थितियों ने हरिओम यादव जी को भाजपा में आ गए, सपा ने निष्कासित किया, उनके सगे रिश्तेदार हैं, और उनको उसी असेंबली से 2022 का चुनाव भाजपा ने लड़ाया। लेकिन जितना यादवों का वोट मुझे मिला उससे बहुत कम वोट हरिओम यादव जी जो सगे रिश्तेदार नहीं ले पाए, उससे ज्यादा यादव का वोट मुझे मिला, जबकि माना जाता है कि यहाँ यादव किसी को देता नहीं है। लेकिन उसके बावजूद चूंकि हर वर्ग के वो लोग जो सुख शांति अमन चाहते हैं, जो भाईचारा चाहते हैं, जो विकास देखना चाहते हैं, जो अन्याय के खिलाफ लड़ने वाला व्यक्ति देखना चाहते हैं, सब मुझे लाइक करते हैं और हमें समर्थन करते हैं। अच्छा, मुलायम सिंह यादव आप तो सर रहे हैं साथ में, मुझे लगता है काफ़ी बातचीत भी आपकी होती थी। एक मुख्यमंत्री के तौर पर सर, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, मायावती थी, एक समय में अखिलेश यादव थे, लेकिन मुलायम सिंह यादव को एक मुख्यमंत्री के तौर पर आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, कुछ कवियों को छोड़ दिया है तो जमीनी थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनका अपना एक कार्यशैली थी, एक अपना तौर तरीका था, मायावती का अलग तौर तरीका था, लेकिन कुछ कमियों को छोड़ के माने तो सफल मुख्यमंत्री रहे, इसमें कोई दो राय नहीं। स्वीकार करने में, लोगों को व्यक्तिगत रूप से ओवलाई करने में बड़ा विश्वास रखते थे। कभी किया सर उन्होंने कुछ आपके लिए, कुछ ऐसा किया हो जो आपको याद आता हो सर? नहीं, उनका यह था कि अगर उनसे कभी मिले जी तो उन्होंने व्यक्तिगत रूप से ऑब्लिगेशन देने का प्रयास किया। उनका रहता था कि अगर मिले हैं तो पर्सनली ओवलाई करते थे वो, ये उनका चर्चित था। अच्छा, अखिलेश यादव की बात करें, अखिलेश यादव ने देखा है मैंने कई बार वो बयानबाजी जो है वो ठाकुर जयवीर सिंह के लिए करते हैं, तो किस तरीके से देखते हैं आप उनकी बयानबाजी को, और मुलायम सिंह के कंपेयर जो है वो आप अखिलेश यादव को कैसे मानते हैं? देखिए, अखिलेश जी को सत्ता विरासत में मिली, सब स्वीकार आपको भी करना पड़ेगा।
वो तो कितना काम किया, आप लोग बार बार यही कहते हैं विरासत अगर मिली है तो क्या अच्छा काम नहीं कर रहे मुख्यमंत्री? लेकिन उनका असली परिचय था 12 से 17 का मुख्यमंत्री काल, जिसमें अपने को स्थापित करना था, जिसमें अपने को साबित करना था। लेकिन उनका जो उनके बारे में लोगों की धारणा बनी, लोगों का परफेक्शन बना, वो बना कि उन्होंने अपराधियों को, अपने पिछड़ों को, अपने चहेतों को एक एक हर जिले में मुख्यमंत्री बना दिया, सुपर मुख्यमंत्री, जिले का मुख्यमंत्री, और ऐसे लोगों को कर दिया जिन्होंने गुंडई, अराजकता, जमीनों पर कब्जे, चौथ वसूली का साम्राज्य काम करके जो पीड़ित था वही जेल गया। स्थिति यहाँ तक आ गई, उस दौर का ही परिणाम था, उस गुंडई का ही परिणाम था। विकास अलग चीज है, लेकिन लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि सरकार से कब मुक्ति मिले, एक एक दिन काटना मुश्किल हो गया। उसी का परिणाम था। जैसे विधानसभा के चुनाव 2017 आए, उत्तर प्रदेश के लोगों ने अखिलेश जी को सिर से उतार के सीधा पटक के फेंक दिया। आप पर भी कभी क्या दबाव डाला अखिलेश यादव ने? कभी आपको डराने की कोशिश करी, आपके नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी? नुकसान की छोड़ दो, जितने मुकदमे मेरे और मेरे परिवार के ऊपर 12 से 17 में लिखे गए हैं, और जितनी गुंडई और एक तो मैंने झेली है, शायद प्रदेश में किसी ने झेली। बताइए कुछ, अगर आप मतलब बताना चाहें। क्या जिस दिन इनकी सरकार बनी, चुनाव के तत्काल बाद लूट के मुकदमे मेरे खिलाफ लिखे गए, लूट। अच्छा। तो यही आजम खान साहब जब यहाँ हाउस में सवाल उठा था, घड़ी लूट का मुकदमा मेरे खिलाफ लिखा गया था 392 का, तो आजम खान साहब जब मामला उठाया सदन में, तो इन्होंने आजम खान साहब ने कहा, अरे घड़ी भाई 50 रुपए की भी हो सकती है, अच्छा, और 5 लाख की भी हो सकती है। बड़ा आदमी भी चोर या छिनैती कर सकता है, और गरीब भी ईमानदार हो सकता है, इसमें कोई दायरा नहीं है। ये तो ठीक है, विषय बिल्कुल ठीक है, पुलिस ने जो किया बिल्कुल ठीक किया है। अच्छा, आज वही मैं समझता ईश्वर की कृपा है। अब क्यों रोते हैं? आप लोगों ने तो उनके ऊपर बकरी चोरी, अब क्यों रोते हैं? और भैंस गायब होना, किताबें चोरी, वो कहते हैं सब झूठे इल्जाम लगा दिए। अब क्यों कहते हैं झूठे? पुलिस जो कर रही थी, ये तो वो सही था जयवीर सिंह के खिलाफ, तो आज भी तो वही पुलिस है, वही तो ठीक कर रही है। बातचीत हुई आपकी अखिलेश यादव से? फोन पे कोई बातचीत हुई? उन्होंने कुछ समझाने की कोशिश की हो या कुछ ऐसा कभी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये निश्चित रूप से माने मेरी कभी सीधी बात हुई है, लेकिन ये सही है कि उन लोगों ने अपने जो स्थानीय पालतू गुंडे थे, जितना उनका हो सकता था दबाव, हमारी छोड़ दो, राजनीतिक रूप से ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हो, जिला पंचायत का चुनाव हो, अन्य चुनाव हुए, उसमें सीधा टकराव हुआ, और सरकार का जितना दुरुपयोग हो सकता था, प्रशासन का जितना दुरुपयोग हो सकता था, भरपूर जयवीर सिंह के खिलाफ करने का प्रयास किया। लेकिन ईश्वरीय अनुकंपा है कि हर चुनाव में हम उनके खिलाफ सफल हुए, हर लड़ाई में सफल हुआ। जनता के ही हम बधाई देंगे, जनता का ही हम आभारी कृतज्ञता व्यक्त करेंगे, जिनकी कृपा, तो जिनके संघर्ष से एक एक आवाज पे 10-10 हजार आदमी इकट्ठा होके सड़कों पर आया मेरे पक्ष में, और स्थानीय प्रशासन को झुकाने का काम किया। ठीक, अच्छा, एक ये बात मतलब बड़ा समझ में नहीं आती कभी कभी कि एक व्यक्ति, मतलब हालांकि आप उस समय आपकी उम्र बहुत कम थी, आपने कांग्रेसी जीवन से अपना एक विचारधारा से आपने शुरुआत करी, फिर आप भाजपा में भी सरकार में मंत्री रहे, फिर भाजपाई कैसे हो गए? मतलब ये मन परिवर्तन कैसे हो गया? क्योंकि कहा जाता है कि हमारी सोच कांग्रेसी है या भाजपाई है, तो भाजपाई मतलब सिर्फ सत्ता के लिए, या आपका विचार जो है मन वो भी परिवर्तन हुआ? सर देखिए, मुझे लगता है कि 2012 तक आते आते बहन जी का अपना नजरिया बदला, दूरियां बदली, और मुख्य लोग आज बताइए कि बीएसपी में मुख्य जो लोग थे, चाहे हम हो, रामीर उपाध्याय जी हो, दूसरा मैना हमारा थी, जयवीर सिंह हो, नसीमुद्दीन जी हो, जो बड़े, चाहे स्वामी प्रताप मौर्य जी, जो भी बड़े चेहरे थे, है कोई साथ? वजह क्या देखते हैं आपको मायावती को? कि ये तो कहा जाता है बहुत सख्त रही हैं अधिकारियों में उनकी, नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं। क्यों नाराज हो गए? यदि उनका थोड़ा सा आर्थिक विचार बदल जाए तो सब अच्छा है। टिकट आपको लग रहा है प्रत्याशियों को लेकर जो भी है, अगर आर्थिक रूप से थोड़ा सा उनका विचार बदल जाए तो एडमिनिस्ट्रेटर बेस्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये स्वीकार करने को दिक्कत नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन उनका अधिकारियों को लेकर के काफी सख्त रहा और इकबाल हनक रही। अच्छा, ठीक, जब आपका नाम आता है सर, क्योंकि मैंने जितना भी आपके बारे में समझा है, बातचीत करी है, बहुत तेज तर्रार मंत्री के रूप में आपकी शुरुआत से छवि भी रही है कि ठाकुर जयवीर सिंह का भी दबे नहीं। एक बात बहुत कचोटती है कि ठाकुर जयवीर सिंह को ये जो पर्यटन एवं संस्कृति का जो पद मिला है,
आपको लगता नहीं है कि ये हल्का पद है? अगर मेरे पास थोड़ा सा और बड़ा पद होता, लोक निर्माण विभाग मेरे पास होता, या ऊर्जा होता, या अन्य चीजें होती, तो उसमें आप अपना कोशिशें ज्यादा कर पाते सर। हम लोग सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, धार्मिक आस्था और ईश्वर को, सब कुछ ईश्वर पे अपने को समर्पित करने वाले लोग हैं। और ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा और आशीर्वाद रहा है जी। कि मुझे पर्यटन और संस्कृति मिला, वो भी इस दौर में मिला कि इन 5 सालों में, जो 3 साल निकल गए 5 में से, इसमें हम लोगों को पर्यटन और संस्कृति के रूप में उत्तर प्रदेश में काम करने का ईश्वर की कृपा से अवसर मिला। अरे भगवान राम के अयोध्या का मंदिर जहाँ 500 वर्षों के बाद आज हम लोगों का जीवन धन्य हो गया कि हम लोगों के पर्यटन संस्कृति मंत्री रहते हुए आज लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ। आज हम लोग धन्य, काशी कॉरिडोर हो रहा है। आज हम लोग धन्य कि 144 सालों के बाद पहला ऐसा महाकुंभ का महायोग आया है जो सबसे ज्यादा पुण्य फल देने वाला है, वो हम लोगों के जीवन काल में आया है। बड़े खुशकिस्मत मंत्री हुए आप, मुझे लगता है, और खुद अपने लिए भी सौभाग्यशाली हुए। सौभाग्यशाली, मतलब इसके पहले भी तमाम पर्यटन मंत्री भी हुए मुझे लगता है, लेकिन आप ही को ये सौभाग्य मिला सर। आज हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि ये हम लोग एक एक विधानसभा तक, 403 विधानसभा, पर्यटन की सुविधाएं और धार्मिक स्थलों को पर्यटन की दृष्टि से उनका इंफ्रास्ट्रक्चर करने का मजबूत, उनको कनेक्टिविटी देने का काम, उनको कल्चरल रूप से पूरे प्रदेश को सजाने संभालने का काम, आज हम लोग परम वैभव ऊंचाई तो पहुंचाने में कामयाब हुए हैं। आज कम से कम लोग पर्यटन और संस्कृति को जानने लगे हैं, विभाग को जानने लगे हैं। आज विभाग के लोग प्रशंसा करते हुए नजर आ रहे हैं। ये हमारे लिए गौरव के क्षण है और इसके लिए मैं भाग्यशाली मानता हूँ। ये ईश्वरी कृपा है कि आज हम लोग धार्मिक मंदिर, अन्य धार्मिक और आध्यात्मिक स्थलों को पर्यटन के दृष्टि से सुसज्जित, विकसित और मजबूत करने का काम कर पा रहे हैं। ये तो ईश्वर की कृपा तो है। अच्छा, अन्य विभागों में नहीं हो सकता था। इससे ज्यादा भाग्यशाली में अपना कुछ मानता ही नहीं हूँ कि ये मुझे पर्यटन और संस्कृति विभाग मिला है। ठीक, मैनपुरी की सर सदर सीट की अगर बात करते हैं, जितना सर कितना बड़ा चुनौती रहा आपके लिए, क्योंकि आपने खुद बताया कि अखिलेश यादव ने तमाम मुकदमे दर्ज कराए मेरे ऊपर, इसको आप चुनौती मानते हैं सर? हम लोग नया नहीं हुआ, हम लोग आदी हो गए इसके। वहाँ चूंकि अखिलेश जी के या कहें सैफई परिवार की सारी रिश्तेदारियां मेरे विधानसभा में, मेरे मूल सिरसागंज विधानसभा में, बल्कि इटौली जो मूल गांव है इनका, वो मेरे विधानसभा का है, जहाँ के मूल रूप से निवासी हैं। माइग्रेट होकर सैफई पहुंच गए हैं, वो अलग विषय है। आज भी इनका परिवार इटौली में है, जो मेरे सिरसागंज विधानसभा का हिस्सा है। इनके सभी बुआ, भतीजी, बहनें, अन्य अन्य रिश्तेदार सब मेरे विधानसभा क्षेत्र के हिस्सा हैं। मैनपुरी में भी यही हाल है। अभी से नहीं, चाहे कोऑपरेटिव का चुनाव, अन्य अन्य चुनाव हो, पहला चुनाव ब्लॉक प्रमुख का हो, अन्य अन्य जितने चुनाव हुए, इनके सगे रिश्तेदारों के ही आमने सामने लड़ने का अवसर मिला है। और ईश्वर की कृपा से हम लोग तभी से आमने सामने राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से एक दूसरे को आमने सामने होकर के ऊंचा नीचा दिखाते रहे, तो मुझे कोई कष्ट तकलीफ नहीं है। हम लोग आदी हैं इन चीजों को झेलने के। अच्छा, पर्यटन मंत्री अब मैनपुरी मिला, तो मैनपुरी में भी ऐसा अपराधी किस्म का व्यक्ति हमें मिला लड़ने को सामने। आदरणीय शिवपाल सिंह यादव के इस्तीफे के बाद जब पिरोड़ी अखिलेश जी पे चला गया, तो आधा प्रदेश उसी प्रत्याशी ने चलाने का, उत्तर प्रदेश में पिरोड़ी चलाने का काम किया था। तो ऐसे प्रत्याशी जिसने, वहाँ लोग कहते हैं कि 8 PM का नाम देते थे, दिन भर शाम को दारू पी के मस्त होता था, और चाहे जहाँ चाहे जिसके साथ अनेक अनेक घटना, जिनके साथ पर सुनाना गिनती दर्जनों हैं, वो करता था। किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि फेल कर दे। पर्यटन मंत्री के रूप में सर क्या चुनौतियां आप देखते हैं? आपको लगता है अभी कुछ और बदलाव होना चाहिए? क्योंकि शहरी क्षेत्रों की हम बात करते हैं, वहां पर तो सर सुविधाएं पहुंचना देखिए जरूरी भी है। ग्रामीण क्षेत्रों में आपको लगता है कि अभी चुनौतियां बाकी हैं पर्यटन मंत्री एक रहते हुए? सर देखिए, मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश में पर्यटन की असीम संभावना है, लेकिन आदरणीय योगी जी के उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में पर्यटन के लिए वातावरण बना है, उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की अवधारणा बदली है, परफेक्शन बदला है, उसी की दृष्टिगत यहाँ गुणात्मक रूप से पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी होने का काम हुआ है। जहाँ एक और 2017 से पहले अखिलेश जी की सरकार तक मात्र सालाना आवक पर्यटकों की कुल मिला के 16 करोड़ थी, वो संख्या आज की तारीख में हम लोग 65 से 70 करोड़ तक क्रॉस कर चुके थे नवंबर तक।
अब तो इस बार कुंभ का आयोजन है, तो इस साल की तो 100 करोड़ से ऊपर पहुंचेगी। तो गुणात्मक रूप से पर्यटकों की वृद्धि हुई है। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, रोड और रोड कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, जिस प्रकार से बढ़ोतरी गुणात्मक रूप से हुई है और कानून का राज स्थापित हुआ है, तब से उत्तर प्रदेश में अपार संभावनाओं को धरातल पर उतारते हुए हम लोग लगातार तेज गति से पर्यटन की आवक कर रहे हैं। और इसी का परिणाम है कि पूरे देश में इस समय डोमेस्टिक पर्यटकों की संख्या में उत्तर प्रदेश पूरे सभी राज्यों में टॉप पे खड़ा है। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश आकर्षित कर रहा है पर्यटकों को, और अभी करने को भी बहुत है और लगातार हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। विभिन्न प्रकार की पर्यटन सुविधा देने की बात हो, अन्य अन्य व्यवस्था देने की बात हो, आकर्षित करने की बात हो, अलग अलग डेस्टिनेशन की बात हो, या सर्किट बना करके विभिन्न 12 सर्किट में प्रदेश बांट करके हमारा, चाहे वो एडवेंचर टूरिज्म हो, इको टूरिज्म हो, धार्मिक टूरिज्म, आध्यात्मिक टूरिज्म, तमाम तरह का टूरिज्म हो, उनको भी हम लोग अलग अलग डेवलप करके उनको ताकत देने का काम कर रहे हैं। उसी का परिणाम है कि जिस उत्तर प्रदेश में कोई आना नहीं चाहता था, इसलिए कि पता नहीं कब अफेयर हो जाए, कब लूट हो जाए, आज उत्तर प्रदेश की ओर आकर्षित हो रहे हैं। और इन असीम संभावनाओं को धरातल पर बहुत तेज गति से हम लोग इन 3 सालों में काम कर पाए, ये मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ। ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर हमारे साथ मौजूद है, बहुत ज़्यादा समय पता है आप लोगों को भी इनके पास रहता नहीं। एक छोटा सा रैपिड फायर है, आपने अक्सर सुना होगा कि मंत्री जी जो हैं वो किस तरीके का जवाब देते हैं। सर एक छोटा सा 3-4 मेरे क्वेश्चन है सर। आपका पसंदीदा जो सीएम है सर, वो कौन है यूपी का सर? अरे कौन पसंदीदा सीएम? तो एक ही है। एक ही है सर? बिल्कुल, पसंदीदा सीएम तो एक ही है। ठीक है, अखिलेश या योगी, बेहतर नेता सर आपकी नजर में कौन है? अरे योगी जी से बेहतर कौन हो सकता है? कोई नहीं है इनसे बेहतर अभी तक के किसी मुख्यमंत्री? देखिए, जो संत प्रवृत्ति का हो, सनातन को समर्पित हो, अपनी भारतीय संस्कृति के लिए पूरा रात दिन मेहनत करता हो, जो 20 घंटे लगातार काम करते हो, उससे ज्यादा बेहतर मुख्यमंत्री कौन हो सकता है? ठीक, पसंदीदा पीएम की सर अगर बात करते हैं, ये मत भूलिएगा आपने शुरुआत सर कांग्रेस से करी है, पसंदीदा पीएम कौन रहा है सर आपका? देखिए, इस समय जिस तरीके से देश के विकसित बनाने के लिए, जिस तरह से विश्वगुरु बनाने के लिए, जिस मोटिव को लेकर 47 तक लक्ष्य के साथ आगे बढ़ने का काम, हर योजना को एक लक्ष्य तक पहुंचाने के मिशनरी मूड में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में काम हुए हैं। और जिस तरीके से विजन है उनका, वो शायद पूर्ववर्ती प्रधानमंत्रियों में नहीं रहा होगा। ठीक है, दलितों के नेता की सर अगर हम बात करते हैं, मायावती या चंद्रशेखर, किसको देखते हैं सर आप? देखिए, हमें लगता है कि हम लोग सनातन की बात करते हैं, और सनातन में हमारे यहाँ जात वर्ग भेद का कोई सवाल नहीं उठता। सब हमारे लिए समान है। सनातन संस्कृति को, सनातन परंपराओं को, आदर्श और मूल्यों को जो मानता है वो भारतीय है। हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं, सनातन में सब समाहित है, सबका सम्मान है, और सबको विकास देने के लिए, सम्मान देने के लिए, गरीबी से उबारने के लिए, उनको विकास के अवसर देने के लिए हम लोग संकल्पबद्ध हैं। एक सर आखिरी सवाल है, बहुत चंद शब्दों में चाहूँगा, संभल में सर जो हो रहा है आपने देखा, चाहे वहाँ पे मंदिरों का मिलना हो, अवशेषों का मिलना हो, वहाँ पे चौकी बनाया जाना हो, इसके बाद ये एक आवाज़ उठने लग गई कि भाजपा जो है एक बार फिर से अपना जो है हिंदू मुस्लिम पे आ गई और चुनाव ये हिंदू मुस्लिम पर ही चाहती है। नहीं, देखिए, हम लोग चुनाव विकास पे भी चाहते हैं, हम लोग विकास की बात करते हैं, हम लोग हर व्यक्ति को जन कल्याणकारी योजना बिना किसी भेदभाव को दे रहे हैं। हमने अगर कहीं धार्मिक आधार भेदभाव किया होता तो सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ आदरणीय मोदी जी देश की सरकार को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लेकिन हमारी सनातन संस्कृति पे जो आक्रमण हुए, जो हमले हुए, जो अराजकता हुई, वो जनता के सामने रहे, लोग जाने, ये भी हम लोगों का दायित्व है कि किसी के साथ अन्याय ना हो। लोगों को विशेषाधिकार किसी को नहीं, सब समानता के आधार पर हर जो देश में रहने वाला भारतीय समान रूप से उसको विकास के अवसर मिले, उसे सम्मान मिले, उसको योग्यता के आधार पर, दक्षता के आधार पर कार्य करने का अवसर मिले, ये हम सवारी की जिम्मेदारी है। और जब हर व्यक्ति देश नेशन फर्स्ट की भावना के साथ काम करेगा, किसी वर्ग का हो, किसी धर्म का हो, अगड़ा पिछड़ा, ऊंचा नीचा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उसके लिए नेशन फर्स्ट की भावना जिस दिन आ जाएगी, उसी दुनिया की कोई ताकत 2047 तक भारत को विकासशील भारत से विकसित भारत बनाने में रोक नहीं लगा सकती।
चलिए, बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि सवाल खत्म नहीं होंगे और मंत्री जी भी जवाब देते देते थकेंगे नहीं, क्योंकि तेज तर्रार नेता रहे। लेकिन अपने पॉडकास्ट को यहीं पर विराम देते हैं। बहुत शुक्रिया सर, आज आपने अपना कीमती समय दिया। थैंक यू संदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बुलाया, याद किया, शुक्रिया सर। धन्यवाद।